आज का हमारा प्रकरण है हमारे प्राकृतिक संसाधन। दो तरह की चीजें हैं इस संसार में, एक तो प्राकृतिक और दूसरी मानव निर्मित। तो जो मानव निर्मित है उनको आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, कृत्रिम, और जो प्राकृतिक है वो नेचुरल कहलाती है। तो ऐसी चीजें जो हमको प्रकृति के द्वारा मिली हैं वो प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है। अब देखो, हम यहाँ वस्तुओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ संसाधन की बात कर रहे हैं। संसाधन को अंग्रेजी में हम रिसोर्स बोलते हैं, रिसोर्स। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें प्रकृति के द्वारा उपलब्ध हैं और जिनका प्रयोग हम अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए करते हैं, या हमारे लिए जो अति आवश्यक है, वो सभी क्या कहलाते हैं? जो प्रकृति से हमको निःशुल्क प्राप्त होता है। खास बात यह भी है कि प्राकृतिक संसाधनों के लिए हमको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। अगर अभी कोई हमारे घर का व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है तो हम उसको अस्पताल ले जाते हैं। कई बार डॉक्टर साहब उसको बोलते हैं कि अब इनको ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, तो उनके आता है मास्क, उसको लगाते हैं ऐसे मुख में, और पाइप से जुड़ा होता है एक सिलेंडर से, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, वहां से ऑक्सीजन पाइप के द्वारा उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचती है और व्यक्ति उसको इनहेल करता है, अंदर लेता है अपने। ठीक है, लेकिन उस सिलेंडर में जो ऑक्सीजन थी उसको पाने के लिए हमको शुल्क देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। जबकि हमारे चारों ओर वातावरण में जो ऑक्सीजन मौजूद है, जो हमारे ये पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन बन रही है, इसको पाने के लिए हमको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। तो प्राकृतिक संसाधनों की एक खास बात यह है कि ये हमको निःशुल्क प्राप्त होते हैं। अब यहां कोई कुंडली मार के बैठ जाए, जैसे नदियों से बह करके बालू आ रही है, सरकारों ने कह दिया कि ये हमारा, मतलब राज्य का संसाधन है, अब हम पैसा लेके तब बेचेंगे। तो ये नदी से प्राप्त हो रहा है, प्राकृतिक रूप से मिल रहा है, लेकिन चूंकि सरकार ने उस पर अपना नियंत्रण कर लिया इसलिए उसका शुल्क लग गया। लेकिन क्या सूर्य की रोशनी जो हमको प्राप्त हो रही है, क्या उस पर भी शुल्क लगाया जा सकता है? सूर्य की रोशनी, जो सूर्य से हमको प्रकाश मिल रहा है, वो तो निःशुल्क ही हमको मिल रहा है, और उस पर कोई सरकार चाहे भी तो भी शुल्क नहीं लगा सकती। इसी तरह वर्षा का जल, ठीक है, आप नहर से पानी अगर कहीं बेचते हैं या कहीं टंकी लगवाते हैं, उस टंकी पे कोई पानी, टंकी के माध्यम से हम पानी ले, टुल्लू पंप के द्वारा पानी ले गए टंकी में और फिर घर घर हम उसकी सप्लाई किए, तो उसका तो हम पैसा ले लिए। परंतु जब बरसात हुई तो उस बरसात में जो हमको पानी प्राप्त हुआ, क्या उसका कोई शुल्क लगा? नहीं लगा ना। तो इसलिए प्रकृति के द्वारा जितनी भी वस्तुएं हमको प्राप्त होती हैं वो सभी निःशुल्क प्राप्त होती हैं, और एक खास बात ये होती है कि उनका हम उसी रूप में प्रयोग भी कर पा रहे होते हैं। जैसे हमको सूर्य को प्रमुख ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत, सूर्य की ही बदौलत पृथ्वी पर जीवन संभव है। अब सूर्य का जो प्रकाश मिलता है उसमें विटामिन डी मानी जाती है कि होता है। हमारे शरीर की जो हमारी हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली विटामिन डी के कारण। तो हम उसको उसी रूप में प्राप्त कर रहे हैं, उसमें कोई बदलाव हम नहीं कर रहे हैं कि हमने उसको पहले प्राप्त किया, अब उसको हम 1 घंटे उबाले, फिर सूर्य के उस रोशनी को हम हासिल किए, ऐसा नहीं है ना। जिस रूप में सूर्य के द्वारा भेजी गई उसी रूप में हमने उसको प्राप्त कर लिया। तो सूर्य से, प्रकृति से जितनी भी वस्तुएं मिल रही हैं वो हमको जिस रूप में मिलती हैं हम उसे उसी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और उसको अगर हम कहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम और ज्यादा प्योर करना चाहते हैं और ज्यादा शुद्ध करना चाहते हैं, तो हम उसको उस रूप में नहीं प्रयोग करते। जैसे हम मान लीजिए एक रिंग पहने हैं, अंगूठी, ये चांदी की बनी हुई है। अब इस अंगूठी को प्रकृति में इसी रूप में ये नहीं मिला, प्रकृति ने इसको एक अयस्क के रूप में हमको दिया था। वो अयस्क हम ले गए, उसको हम प्योर किए, वात्या भट्टी में उसको हम प्योर किए, खूब उसको निथार लिए, उसमें से चांदी को अलग कर लिए, फिर उसको हमने सांचे में ढाल लिया और हम प्रयोग कर पाए। इस रूप में हमको नहीं मिला। तो कुछ चीजें तो होती हैं जिन्हें हम और शुद्ध करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु
ज्यादातर वस्तुएं प्रकृति से जो प्राप्त होती हैं वो सब निःशुल्क होती हैं और उसी रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के अगर हम वर्गीकरण की तरफ चलें तो प्रकृति में पाई जाने वाली जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी संसाधन हैं, वो हमको दो रूप में, जैविक और अजैविक रूप में मिलते हैं। जैविक देखो नाम से ही समझो, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन है वे जैविक कहलाई, और ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं है वो अजैविक कहलाए। स्पष्ट है। जैविक में देखो तो जंतु और वनस्पति दो तरह के होते हैं, मतलब जितने भी तरह के पेड़ पौधे हैं वो सभी कहलाए वनस्पति। ठीक। और जितने पशु पक्षी मानव ये हैं ये सब जंतु कहलाए, कीड़े मकोड़े ये सब जंतु कहलाए। और वनस्पतियां वे हैं जो पेड़ पौधों के रूप में हमको मिल रही। एक मुख्य अंतर यह है कि जो वनस्पतियां हैं ये स्वपोषी होती हैं और जंतु जो होते हैं ये परपोषी होते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे इस पेड़ को कोई भोजन बना करके खिलाता है क्या थाली में, भोजन पकाए और उसके बाद भोजन को थाली में प्रस्तुत करे कि लो भैया इसको खा लो, नहीं ना। सूर्य के प्रकाश, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, जमीन से जो नमी मिलती है, इन सब चीजों के उपस्थिति में पत्ते का जो हरा रंग होता है उसमें पर्णहरिम होता है, क्लोरोफिल, उसकी बदौलत एक प्रक्रिया होती है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। हम अपना भोजन नहीं बना पाते। क्या बना पाते हैं? नहीं ना। हम अपना भोजन पकाते हैं, जिसको हम इन पेड़ पौधों से ही प्राप्त किए हैं। तो हम बनाते नहीं हैं, हम पकाते हैं। हमको पेड़ पौधों ने भोजन या फल जिस रूप में दिया, हम उसको उसी रूप में खाना चाहे तो खा सकते हैं, नहीं खाना चाहते, उसमें स्वाद लाना चाहते हैं तो हम उसको पका के मिर्च मसाला तेल से फ्राई करके फिर हम उसको खा लेते हैं। ठीक है। पेड़ पौधे स्वपोषी हैं, हम परपोषी हैं। तो ये जैविक संसाधन में जंतु और वनस्पतियां हैं। फिर अजैविक संसाधन में भी दो तरीके हो जाते हैं, एक है नव्यकरणीय और एक है अनव्यकरणीय। नव्यकरणीय से क्या मतलब होता है? जिसका प्रयोग हम बार 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 कर सकते हैं। और अनव्यकरणीय से मतलब है कि ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं। जैसे आप अभी एक लकड़ी लीजिए, लकड़ी का टुकड़ा, पत्ती, उसमें आग लगाइए, आग लगेगी तो गर्माहट निकलेगी, वो ऊष्मीय ऊर्जा है, उस पे हम कोई भोजन वगैरह अपना पका सकते हैं, या हमको ठंड लग रही है तो हम उसकी सेकाई करके अपने शरीर का तापमान मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन क्या हम अब उसको जला लेने के बाद जो राख बची है उस राख को दोबारा जला सकते हैं? अब वो नहीं जलेगी, अब वो एक ही बार प्रयोग हुआ। तो जैसे हमारे गाड़ी में, बाइक में, कार में, हवाई जहाज में, ट्रेन में, इनमें सब में जो डीजल डाला गया, पेट्रोल डाला गया, उसको हमने एक बार ही प्रयोग किया, क्या उसे हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं? कि हम गए पेट्रोल पंप से 2 लीटर पेट्रोल डलवाए और 100 किलोमीटर चले और फिर उसी पेट्रोल का जो धुआं निकला था उसको इकट्ठा करके फिर से गाड़ी में भर ले फिर चल ले? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम सिर्फ एक बार कर पाते हैं वे अनव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं, और ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम बार बार कर पाते हैं वे नव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब उन्हें हम नवीकृत कर पाते हैं, बार बार उनका रिन्यूअल हो सकता है। जैसे वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा, ये 4 हैं। जैसे इस सूरज से जो रोशनी मिल रही है, आजकल देखो प्रधानमंत्री सौर घर एक स्कीम चली हुई है, उसमें क्या है कि आप अपने घर में सोलर पैनल लगवा लीजिए, उस सूर्य की जो रोशनी आएगी उससे गर्माहट से, उसकी ऊष्मा से पैनल के माध्यम से आकर के आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और आपके घर की जो बिजली की आपूर्ति है वो बहाल रहेगी। हाँ, ये सोलर पैनल के माध्यम से हो सकता है। सोलर कुकर भी आते हैं, आप सोलर कुकर में अपना पूरा भोजन रख दीजिए, धूप में रख दीजिए, 15 मिनट बाद जाइए, आपको भोजन पका हुआ मिलेगा। सोलर हीटर आते हैं, टंकियां हैं उनमें पानी भरा हुआ है, सोलर हीटर के माध्यम से वो पानी गर्म हो जाएगा
गर्म पानी आप ले लीजिए। तो इस तरह से सौर ऊर्जा का बार बार प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह पवन ऊर्जा है, जो वायु है हमारी हवा। जैसे आप हमारा भारत का जो नक्शा देखेंगे तो जो समुद्र तटीय इलाका है, समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है, या रेगिस्तान का क्षेत्र जहां पर हर समय बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रोक टोक करके के हवा तेजी से चल पा रही है, ऐसे क्षेत्र में पवन चक्की लगाई गई है। पवन चक्की क्या है? वो बड़ी बड़ी चक्कियां हैं, उसमें जैसे पंखा जैसे 3-4 ब्लेड हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी, हवा के वेग से उनका वो ब्लेड घूमता है। जैसे आप अपने घर में टेबल फैन देखे हैं ना, टेबल फैन में वो ब्लेड घूम रहा है, उसी तरह वो पवन चक्की का ब्लेड घूम रहा है। तो वो जब ब्लेड घूमता है तो उसमें लगा हुआ है पाइप, उसके माध्यम से एक मशीन रखी गई है जिसको अल्टरनेटर बोलते हैं, उस जुड़ा हुआ है। अल्टरनेटर बिजली पैदा कर देता है और फिर तार के माध्यम से हम उसको अपने बिजली केंद्रों तक ले जाते हैं, वहां से हम अलग अलग घरों में सप्लाई कर सकते हैं। ये पवन ऊर्जा। इसी तरह जल ऊर्जा, बड़े बड़े पहाड़ों से जो नदियां निकल रही हैं, उन नदियों के पास बांध बना लिया, खूब ढेर सारा पानी भर लिया, बांध बना करके ढेर सारा पानी रोक लिया। अब उसमें कहीं थोड़ी सी जगह बना ली और उस छोटी सी जगह से हमने पानी खोल दिया, तो पानी बड़े वेग से बाहर गिरेगा, गिरेगा कि नहीं? और उसके नीचे हमने टरबाइन लगा दी। एक मशीन है जिसका नाम है टरबाइन। जब वो पानी उस टरबाइन पर गिरता है तो वो घूमने लगती है। और अल्टरनेटर एक मशीन है दूसरी, उससे जुड़ी हुई होती है, तो वहां से फिर वो बिजली बना देती है और वही बिजली फिर हमारे घरों तक चली आती है। तो पानी का प्रयोग तो बार बार करो ना, वहां बिजली बनाने में हो गया, फिर आगे ले आए। अगर ज्यादा ऊंचाई पे थे तो फिर हम चाहे तो बांध बना सकते हैं। अब अभी हमको अगर ऊंचाई मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो हम उसको नदियों में, नहरों में भेज करके अपने खेतों की सिंचाई भी कर सकते हैं नहरों के माध्यम से। तो ये बार बार प्रयोग हो पा रहा है। इसलिए इस तरह के साधन संसाधन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक नव्यकरणीय संसाधन। ये नव्यकरणीय संसाधन में आए। जैसे हम नव्यकरणीय संसाधनों में सूर्य की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर जितना भी चीज आपको दिख रही है, ये सब सूर्य की बदौलत है। अगर आज सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी पर आनी बंद हो जाए तो धीरे धीरे ये पेड़ पौधे मर जाएंगे, इनका प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा ना। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो भोजन भी बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करते हैं, और वही ऑक्सीजन हम श्वसन में अंदर लेते हैं, तो हम भी स्वस्थ रहते हैं। और ये पेड़ भी जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े रहते हैं, इसको ये पेड़ ले लेते हैं, तो ये भी स्वस्थ रहते हैं। लेकिन हम दोनों तभी स्वस्थ रहेंगे, जंतु और पेड़ पौधे वनस्पतियां, जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा। सर्दियों में देखिए 10-15 दिन के लिए बहुत कोहरा पड़ जाता है, कुछ पेड़ सूखने लग जाते हैं। जैसे आपने गौर किया हो, तुलसी का पौधा, उसकी पत्तियां सूख जाती हैं कि नहीं? बबूल का पौधा, पेड़, बबूल की पत्तियां सूख जाती हैं। कई बार नीम की पत्तियां भी झुलस जाती हैं। तो क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा होता है। ये पेड़ अब अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं हो रहे होते हैं, धीरे धीरे ये सूखने की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य, इसी वजह से यहां जीवन संभव है। अगर सूर्य ना होता तो पृथ्वी पर जीवन ना होता, इसलिए सूर्य इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, वायुमंडल में जैसे हम महसूस करते हैं कि हवा आ रही है या अभी हवा नहीं चल रही है, हम ऐसा क्यों महसूस कर पाते हैं? क्योंकि जब सूर्य, इस तरह से समझने की जरूरत है कि वातावरण में जितनी भी चीजें हैं, इस प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, जब वो गर्म होती हैं तो वो फैलती हैं, और जब ठंडी होती हैं तो सिकुड़ती हैं। ये प्रकृति में मौजूद हर वस्तु का स्वभाव है कि जब वो गर्म होगी तो फैलेगी, उसमें प्रसरण होगा, फैलाव होगा, और जब ठंडी होगी तो सिकुड़ेगी वो। ये चीज हवा पर भी लागू होता है। जब वायुमंडल में मौजूद हवा पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो हवा भी गर्म होकर के फैलती है। जब हवा फैलेगी तो अपने बगल की ठंडी हवा को धक्का देगी, तो हवा इधर से उधर चल पड़ी। तो जिधर गर्म हवा होगी, ठंडी वाली हवा उस तरफ आना चाहेगी, ठंडी से गर्म की तरफ जाना चाहेगी।
ये क्रम चलता रहता है प्रकृति में। आप देखो, पानी आप गर्म करते हो, गर्म होता है, फिर गर्म से वो धीरे धीरे ठंडे की तरफ आता है। इसी तरह अगर आपका वातावरण की हवा गर्म है तो हवा गर्म से ठंडे की तरफ जाएगी। मतलब जिधर हवा है गर्म वाली, उधर से हवा चलेगी, किस तरफ जाएगी? ठंडे की तरफ। अब एक कमरा है, उसी में आप गुब्बारे भर लो और इधर से मारो उधर गया, उधर से मारो इधर गई, उसी कमरे भर में तो है। उसी तरह हमारा ये पूरा वायुमंडल, इसमें क्या है? ठंडी वाली उधर भेज रही, गर्म वाली इधर आ रही, गर्म वाली उधर भेज रहा है, ठंडा वाला इधर आ रहा है। इस तरह से बस हवा उसी में घूम रहा है। तो वायु प्रवाह जो होता है, हवा का चलना, ये भी सूरज का ही कारण हो पाता है। स्पष्ट हुई बात आपको? हाँ। और एक है जलवायु को ये नियंत्रित करता है। जैसे अभी हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है, गर्मी का मौसम आ गया, जुलाई अगस्त में हमारे यहाँ मानसून आ जाएगा, बरसात होने लगेगी। तो पूरे संसार में ये जो बारिश, ठंडी, गर्मी का ये जो क्रम है, ये जो चक्र है, ये भी सूर्य के ही कारण संभव होता है। अगर सूर्य ना हो तो ना तो कहीं बरसात होगी, ना कहीं कुछ इस तरह से कोई बदलाव दिखेगा। हर जगह का मौसम एक जैसा हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक। दूसरा, हमारे शरीर में हमने अभी पीछे भी चर्चा की थी कि हमारे शरीर में ये जो हड्डियां हैं, ये हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, तभी ये हमारे शरीर का वजन उठा सकेंगे। और साथ में हम कोई दूसरा वजन उठा रहे होंगे तो हम उसको भी उठा पाएंगे। अगर किसी की हड्डी कमजोर होगी तो वो, मान लो मुझे 40 किलो उठाना है, अब मेरी हड्डी कमजोर है तो मेरी हड्डी टूट जाएगी, 40 किलो मैं नहीं उठा पाऊंगा। मेरी हड्डियां अगर कमजोर होंगी तो मैं अपने शरीर के वजन को ही नहीं उठा पाऊंगा। मेरे चलने पे आप देखो, विशेष करके वृद्ध लोगों में जो बहुत बुजुर्ग हो चुके होते हैं, 80-90 वर्ष के, कई बार आपके आसपास के लोग इस तरह की बात करते होंगे, अरे दादा बस खटिया पे खड़े भैन है खटिया से, अब गिर गए, पता चला उनके कूल्हा टूट गया, अब ओके ऑपरेशन हो गया, वो चल नहीं पा रहे हैं, ये जो हड्डी है ये टूट गई, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं टूट फूट हो गया। लेकिन एक वही दूसरा दृश्य देखो, एक छोटा बच्चा है जो अभी चलना फिरना थोड़ा बहुत सीख पाया है, वो दिन भर में घर में 10 बार गिरता है, लेकिन क्या उसकी हड्डी टूटती है? जल्दी नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि उसकी हड्डी लचीली है और अभी उसके शरीर में पर्याप्त विटामिन डी माँ के दूध के माध्यम से, सूर्य की रोशनी के माध्यम से उसको मिल रहा है। आप बच्चे लोग हो, दिन भर कूद रहे हो, अखाड़ा कूद रहे हो, दौड़ लगा रहे हो, आपकी हड्डियां मजबूत हैं, लेकिन जो 80 साल के वृद्ध हैं उनकी हड्डियां कमजोर हैं, इसी वजह से उनकी हड्डियां जल्दी से टूट जाया करती हैं। स्पष्ट है हमारी बात? तो ये विटामिन डी भी जो हमको मिलता है, ये भी हमको सूर्य की बदौलत ही मिलता है। नव्यकरणीय संसाधन में अगर हम अगले संसाधन की तरफ चले तो हमारा वायु है। वायु यानी हवा। हवा जो है ये दिखती नहीं है हमको लेकिन पूरे वातावरण में मौजूद है। हम इसको अनुभव कर पाते हैं, हम इसे अनुभव कर पाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर के माध्यम से हम समझते हैं, अंशु यहां आओ। इस उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि जो वायु है इसे हम महसूस कर सकते हैं। हमें कहीं वायु दिख रही है वातावरण में? नहीं ना, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। जैसे आप देखो, हम अपने मुख से हवा फेंकेंगे इनके बालों पर, इनके बाल आपको हिलते हुए दिखेंगे, दिखा? तो ये अनुभव हुआ ना कि हवा इधर से इस तरफ को गई और जो भी रास्ते में वस्तु पड़ी उसको धक्का दी, और इन्होंने भी महसूस किया होगा कि हमारे शरीर पर हवा लग रही है। अनुभव हुआ था? गुड, बैठो। तो हम हवा के लिए कह सकते हैं कि हवा जो होती है इसको हम अनुभव कर सकते हैं, इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम श्वसन करते हैं तो हवा हमारे शरीर में जाती है। हाँ, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाती, वायुमंडल में मौजूद समस्त गैसें हमारे श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचती हैं। अब उसमें हमारे शरीर के अंदर का जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया विधान है, उसमें से ऑक्सीजन को फिल्टर करके शरीर अपने प्रयोग में ले लेती है, और जो अन्य गैसें होती हैं उनको हम जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं, सांस अपनी बाहर फेंक रहे होते हैं, तो वो बाकी चीजें शरीर से बाहर निकल जाती हैं। स्पष्ट हुई बात?
तो सूर्य को आपने समझ लिया, वायु को समझ लिया। अब इसी तरह से जल, पूरे पृथ्वी में अगर हम पूरी पृथ्वी को देखेंगे तो 70% भाग जल है और 30% भाग जमीन है, स्थल है। हमारी बात समझ में आ रही है? जोर से बोल दो। यस सर। हाँ, तो 70% भाग जल है, 30% भाग जमीन है। अब इसको हम पिंड बोल सकते हैं, पृथ्वी को हम एक पिंड बोल सकते हैं। उसी तरह हम अपने शरीर को भी एक पिंड मान लें। हमारे शरीर में भी 70% भाग जल है। अगर जल की मात्रा घट जाए तो हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा। हमारा रक्त, खून जो नसों में इधर उधर दौड़ रहा है, वो अगर पानी की कमी हो जाएगी तो गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा हो जाएगा तो हमारे हृदय में हार्ट स्ट्रोक आ जाएगा, जिसको हम हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं। हृदय का काम क्या है? रक्त को शुद्ध करना। अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में आता है, हृदय उसको फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर के शुद्ध करता है और फिर शरीर में जगह जगह पहुंचाता है। तो जल इसलिए भी आवश्यक है। इसीलिए आप देखो, शरीर डिमांड करती है आपसे, कुछ समय के बाद आपसे कहती है कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाइए। जब आप पानी पीते हैं तो आप अच्छा अनुभव करते हैं। शरीर के अंदर जब वो पानी पहुंच जाएगा तो धीरे 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 उसको शरीर पचाने की क्रिया में ले लेगी और आपके शरीर का जो संतुलन है, जल का संतुलन, वो व्यवस्थित हो जाएगा। आप ज्यादा देर खेलेंगे तो पसीना निकलेगा, कोई कठिन श्रम करेंगे तो पसीना निकलेगा, शरीर में पानी की कमी होगी। शरीर हर बार आपको बताएगी कि आप पानी पीजिए। आप पानी पिएंगे और आपके शरीर का संतुलन, जल का संतुलन सही हो जाएगा। इसी तरह खाना पचाने में, जो हम भोजन करते हैं उसको पचाने में, मल मूत्र इसका त्याग करते हैं तो भी हमको शरीर में हमारे पानी की आवश्यकता है। दूसरा, अब ये तो हमारे शरीर से संबंधित बातें हो गई। थोड़ा शरीर से हट करके देखें, हमको स्नान करने के लिए पानी चाहिए, भोजन बनाने के लिए यानी भोजन पकाने के लिए पानी चाहिए, हम अपने घर को धुलने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए, वाहन को धुलने के लिए, जानवरों को धुलने के लिए हमको पानी की आवश्यकता होती है कि नहीं? बोलो। तो ये जो हमारा जल है ये हमारे लिए इस तरह उपयोगी है। भूमि, जमीन जिस पर हम खड़े हैं अभी, हमको भूमि क्यों चाहिए? ये हमको आधार देती है। अगर हम चल पा रहे हैं तो क्यों? क्योंकि हमारे नीचे, पैरों के नीचे जमीन है। अगर जमीन ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे। जैसे आप पानी पर चलने की कोशिश करिए, क्या होगा? आप नीचे चले जाएंगे। आपको अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो कि आप खड़े हो जाइए, तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे, आप नीचे जमीन पर आके गिर जाएंगे। तो जमीन इसलिए भी आवश्यक है, भूमि इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके ही कारण हमें आधार मिलता है और हम खड़े हो पाते हैं। हम जब एक स्थिर भूमि पाते हैं तो उस पर अपने लिए एक अच्छा सा आवास बना पाते हैं। उस आवास में, उस मकान में हम रह पाते हैं। जमीन हमको इसलिए आवश्यक है कि जमीन में हम अपने लिए भोज्य पदार्थ पैदा कर पाते हैं। जैसे अभी देखो, गेहूं का समय है, गेहूं की फसल कहाँ बोई गई थी? खेतों में। खेत यानी जमीन पर, है ना? हमको जमीन से ही अनाज मिलता है, हमको जमीन से ही फल मिलते हैं, बहुत सारी औषधियां यानी दवाइयां मिलती हैं, जैसे नीम का पत्ता, अर्जुन की छाल, ये अर्जुन के फल, तुलसी, इस तरह के जो औषधीय पौधे हैं, ब्राह्मी, शतावरी, इस तरह के जो औषधीय पेड़ पौधे हैं, वो भी तो इस जमीन पर ही पनप रहे हैं, इसी जमीन पर ही खड़े हुए हैं। बोलिए। तो ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, इनके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। हमने आप